नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ आपका वेलकम करता हूं परीक्षा एकेडमी में। आई होप आप सभी ने जो पेपर दिया है उसके सारे आंसर्स आपके सही हो रहे होंगे। इसी सीरीज में हम जो है अगले क्वेश्चंस लेके आए हैं हम यहाँ पे। तो परीक्षा एकेडमी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी पहल लेके आया है। उदयपुर में पहली बार ऐसा संस्थान जो पूरी तरह से समर्पित है आपके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए, या फिर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आपको सेट करने के लिए यहाँ पे परीक्षा एकेडमी लेके आया है। वीकली टेस्ट, यहाँ पे मंथली टेस्ट होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट भी आते हैं, जिनके अंदर आपका रोल नंबर जारी किया जाता है, फिर आप आके एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका मेरिट और रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो वही पैटर्न पे चलते हैं जिस पे जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम का फियर है वो यहाँ पे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइसेस पे आपको ये कोर्सेज जो है, ये आपको जो पूरे जो सीरीज है ये आपको अवेलेबल करवाई जाती है। और ये इसी सीरीज के अंदर जो हमारा 14 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसी का जो पेपर सॉल्यूशन है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आप सभी का वेलकम है परीक्षा एकेडमी में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देख चुके हैं। इसके आगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 जो है वो क्या बताता है कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है देखिए काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को है जो यहाँ पे ऐड किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये हिमालय पर्वत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय पर्वत के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पे बताना था कि कौन से सही है कौन से गलत है। यही आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है, कौन सी श्रृंखला की नहीं है, ये चीज पूछी गई है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे हम आंसर पे आए तो आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर का कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसमें क्या है, हिमालय विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम नहीं है, सबसे नई है, ठीक है, बहुत ज्यादा नई है। तो प्राचीन नहीं है, बहुत ज्यादा नवीनतम अगर लिखा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट सही होता था। बाकी के जो आपके स्टेटमेंट्स है वो सारे सही हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे अगर इसको पढ़े तो यहाँ पे जो हमारी उत्तरी सीमा जो भारत है, भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर आप देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला हमको देखने को मिलती है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये किस तरह के पर्वत है, ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत आप सभी को पता होगा कि किस तरह से बनते हैं। तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, किसी भी दूसरे प्रकार नहीं है। और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा युवा या फिर नवीन है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा युवा है या फिर बहुत ज्यादा नए हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। इसी वजह से प्राचीन जो है ये शब्द यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। जिस तरह से हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे, जिस तरफ पूर्व की तरफ जाओगे तो यहाँ पे इनकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे जो ऊंचाई है ये ढाल भी तीव्र हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी चौड़ाई भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ में इनकी जो ऊंचाई है, पर्वतों की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है एक क्रम के अंदर। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने पूछा हुआ है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दक्षिण भारत का। ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो हमको यहाँ पे जो है आंसर देखना है। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर जो है आंसर हो जाता है बी। अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी है जो ये सबसे ऊंचा पर्वत है, ये कौन से, दक्षिण भारत का, ठीक है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट एक हमारे पास में आ जाता है कलसुबाई, ठीक है, एक हमारे पास में आ जाता है कलसुबाई। तो कलसुबाई जो है वो मेक्कल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। कलसुबाई जो है वो मेक्कल सीरीज की आ जाती है। उसके बाद में आ जाता है अन्नाईमुड़ी, जो इसका आंसर भी है। तो अन्नाईमुड़ी के बारे में अगर जाने तो यहाँ पे 2695 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंची ये हो जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम आ जाते हैं महेंद्रगिरी के ऊपर। ये पूर्वी घाट में सबसे ऊंची या फिर बोल सकते हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, महेंद्रगिरी। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1501 मीटर है, ठीक है। 1501 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी जगह पे है, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे विशाखापट्टनम कौन सी जगह पे है, तो पूर्वी घाट के अंदर है। और यहाँ पे देखेंगे तो विशाखापट्टनम जो है वो चोटी जो है, यहाँ पे छोटी लिखा हुआ है, यहाँ पे चोटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चोटी है विशाखापट्टनम जो चोटी है वो 1680 मीटर है और वो सबसे ज्यादा ऊंची है, ठीक है। किसमें? पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम। उसके बाद में कौन सा आ जाता है? महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे महेंद्रगिरी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर जो है डोडा बेट्टा, अगली आ जाती है डोडा बेट्टा। ये कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ मिलेगी हमें? ये भी दक्षिण भारत में मिलती है, लेकिन ये दूसरी सबसे ऊंची है। पहली तो हमारे पास में कौन सी हो गई? अन्नामलाई हो जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कौन सी? डोडा बेट्टा 2637 मीटर के साथ में। कहां मिलेगी? तो नीलगिरी पर्वतों श्रेणी के अंदर मिलती है। कहां पे? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों में ही जहां पे श्रृंखलाएं आके मिल जाती है उस जगह पे आपको डोडा बेट्टा देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर अगर 23 हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पयाला, बरखान और छत्रक, इनके बारे में पूछा गया है कि ये चट्टाने जो है ये भू आकृतियां बनाती हैं। ये क्या चीज है? यहाँ पे क्या चीज है? तो यहाँ पे अपन को पता है कि ये सब क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। ये सारे जो है वो क्या है? मरुस्थल है। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारे पास में। तो यहाँ पे मरुस्थलीय स्थलाकृतियां हैं, ये सारी जो चीजें थी वो मरुस्थलीय स्थलाकृतियां हैं। अब यहाँ पे देखो, ये स्थानांतरण टीले हो गए, छत्रक टीले हो गए, मरुद्यान हो गए, या फिर बरखान हो गया जिसको अर्धचंद्राकार बालू टीला भी बोल लेते हैं, या फिर मरुस्थलीय खारी झीलें। ये सारी जो चीजें हैं ये मरुस्थल की स्पेशलिटी है, मरुस्थलों के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर इसको देखा जाता है। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारे पास में ये आता है ऑप्शन ए, मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है, ठीक है। कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे भारत है, चीन है, यूएसए है या फिर रूस है। तो अभी अपन को सबको पता है कि करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो पहले तो ये चीन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे आंसर क्या हो जाएगा? भारत 144 करोड़ की आबादी के साथ में सबसे आगे चल रहा है। सबसे आगे है भारत, सेकंड नंबर पे आ जाता है चीन आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी अगर व्याख्या देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे जो भारत है इसके जनसंख्या के मामले में चाहे चीन को जो है हमने पछाड़ दिया है। जो हमारी सर्वाधिक जनसंख्या है वो आज आपको भारत में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जनसंख्या कितनी है कहीं पूछ ले तो 144 करोड़ के साथ में भारत जो है वो सबसे आगे चल रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। तो 25वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमको जो है वो जो अनुसूचित जनजाति वगैरह है या फिर जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, इनका मिलान करना था हमको। तो मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो बनेगा आंसर सी, ठीक है। आंसर सी है, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो जानकारी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति जो है उसके बारे में हम सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं। तो अनुसूचित सीधा सीधा व्याख्या पे आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम अनुसूचित जो जाति है यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम सबसे कम कहाँ है? तो मिजोरम में, ठीक है। वहीं पे अगर प्रतिशत की बात कर लें कि भाई परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ मिलेगा आपको? पंजाब में। ये किसकी बात कर रहा हूं? अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम कहाँ है? फिर से मिजोरम के अंदर है। तो बहुत ज्यादा इजी है, याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो गया। अगला देखो, अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ मिलेगी मुझे? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के अंदर मिलती है। वहीं पे पुडुचेरी, ये चीज एक फैक्ट वाली ये चीज याद रखनी है कि पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब, इनमें कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी इनकी मूलतः है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं है। कहां कहां पे? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब, इन सारे जो राज्य हैं इनके अंदर आपको कोई भी अनुसूचित जनजाति देखने को नहीं मिलती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे पहले एक बार ये देख लेते हैं, लिंग अनुपात देख लेते हैं।
केरल में जो है 1084 के साथ में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पे 1000 महिलाओं के ऊपर पुरुष के 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है उसके ऊपर देखा जाता है, तो यहाँ पे जो महिलाएं वो ज्यादा हैं। अगला देखते हैं पुडुचेरी में तो 1037 है, तो ये चीज भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे सबसे कम कहाँ पे है, तो दमन दीव जो है यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलती है, कितनी, सिर्फ 618 ही है, बहुत ज्यादा कम है। ये बहुत ज्यादा एक शर्म वाली बात है। यहाँ पे आप देखेंगे जनसंख्या का घनत्व अगर देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में। घनत्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, कितना है, तो 11,320 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। फिर न्यूनतम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और कितना है, तो सिर्फ 17 है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे 17 है, तो बहुत ज्यादा कम है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चले, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे अगर पूछा हुआ है कि भाई महंगाई की मार के बारे में पूछा हुआ है कि भाई कौन कौन से कदम यहाँ पे उठाए जाने चाहिए आरबीआई द्वारा, जिसकी वजह से महंगाई को मार को जो है वो जनता त्रस्त ना हो, वहां पे लोग जो है वो परेशान हो। कुछ हमारे पास में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे क्या है, एसएलआर व सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, इन दोनों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन सही है, इसके अलावा जो है ऑप्शन सारे गलत हैं। तो यहाँ पे हम सीधी व्याख्या पे आते हैं इनकी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो है, 26 के अंदर आता है बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, विकल्प ए जो है वो गलत है। किस वजह से गलत है, कि नोट छापने के बाजार में नकदी जो है या फिर तरलता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से क्या है, मूल्य जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और जिसकी वजह से महंगी होने लगेगी। हर सारी जो चीज है वो सारी जो चीजें हैं रुपए की जो मूल्य है, रुपए की जो कीमत है आज के टाइम पे वो गिरने लग जाएगी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा होगा। आपको सभी को पता होगा डिमांड और सप्लाई, तो इसके अंदर क्या है, अगर डिमांड ज्यादा नहीं है और सप्लाई आप बहुत ज्यादा दे देते हो तो उसमें क्या होगा, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, या फिर उसमें मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर रुपया बहुत ज्यादा हम छाप देते हैं, रुपया बहुत ज्यादा अगर मार्केट में ले आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, नोट की जो कीमत है, रुपए की जो कीमत है वो हमेशा गिर जाएगी, और गिरने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपको हर चीज खरीदने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला देखें तो विकल्प बी जो है वो सही है। इसके अंदर क्या है, सर्वाधिक तरलता अनुपात जो है हमारे पास में एसएलआर, और नकद अतिरिक्त अनुपात जो है सीआरआर, इन दोनों को बढ़ाए जाने के बाजार में तरलता की कमी आ जाएगी। यही तो हमको करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। तो क्या होगा, पैसा कम कर दो, पैसे की यहाँ पे जो सप्लाई है उसको कम कर दो, डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से जो चीजें हैं वो वापस से सस्ती हो जाएंगी। तो इसमें देखोगे आप मुद्रास्फीति या फिर महंगाई में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कि यही किया जाना चाहिए। अगर महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसके टाइम पे आप क्या करो, पैसे को कंट्रोल करने लग जाओ, पैसे की यहाँ पे मार्केट में कमी कर दो। ठीक है, अगला जो विकल्प है हमारा सी, ये गलत है। कैसे, तो रेपो दर के बारे में बताया जाएगा। आप सभी को पता होगा रेपो दर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई जो है वो क्या करता है कि यहाँ पे बैंकों को, जो हमारे पास में वाणिज्यिक बैंक है, उनको लोन देता है कि जिससे वो और ज्यादा लोन वगैरह आगे बांट सके। तो यहाँ पे रेपो दर जो है अगर उसको क्या किया जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा, तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या होगा, पैसे की या तो कमी होगी या फिर बढ़त आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तो उधार देता है, इस दर के से बढ़ने से बैंकों के उधार लोन की क्षमता में कमी आएगी। इससे क्या होगा, रेपो दर जो है इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल करते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये चीज में है कंट्रोल आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बाजार में तरलता की कमी आएगी और मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। ये चीज भी यहाँ पे क्या होता है, कम आ जाता है। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारे पास में गलत है। यहाँ पे देखेंगे जबकि रेपो रेट को घटाने से तरलता में वृद्धि होती है। तरलता में क्या होता है, रेपो रेट अगर कम हो जाएगी, अगर आपको सस्ता लोन मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ज्यादा लोन लेने की कोशिश करोगे ना। तो रेपो रेट में यहाँ पे बैंक क्या करते हैं, रेपो रेट जैसे ही कम हुई तो बैंक और ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे और ज्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तरलता में वृद्धि हो जाएगी, पैसा फिर से ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे महंगाई का जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चल एक चीज यहाँ पे एक फैक्ट है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है ना, जिस तरह से अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रहा था जिससे रेपो रेट कमा रहा था। यहीं पे अगर वाणिज्यिक बैंक जो है अपने पास में अतिरिक्त कुछ पैसा बच जाता है, उसको अगर आरबीआई के साथ में छोड़ देते हैं, उसको दे देते हैं लोन के रूप में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई और यहाँ पे इंसानों का हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आम जो नागरिक है उनका कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई और यहाँ पे
बैंकों का ही लेन देन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, अतिरिक्त राशि को यहाँ पे बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के साथ में जमा कर देते हैं, जिससे उनको जो है वो ब्याज मिलता रहता है। यहाँ पे देखो इस दर को अगर घटाया जाता है तो मुद्रास्फीति घट जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर इसमें रेट कम कर दी जाती है, बैंक जो है आरबीआई जो है वो ब्याज बहुत ज्यादा कम दे रहा है, तो बैंक क्या सोचेगा, लोगों में लोन बांटे, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या होगा, मुद्रा और बढ़ाने पर क्या होगा, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाएगी, बैंक ज्यादा कोशिश करेंगे ना आरबीआई के साथ में पैसा जमा करने के लिए। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है इसी पूरे सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए, एक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि आप जो है परीक्षा एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज का चल रहा है, यहाँ पे वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हर हफ्ते आप एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं। मंथली टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मंथली रिवीजन टेस्ट का भी यहाँ पे रखा गया है। उसी के साथ साथ में एग्जाम पैटर्न टेस्ट जो है वो भी यहाँ पे रखा गया है, जिसके अंदर क्या है, आप एग्जाम का जो पूरा पैटर्न होता है, जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आता है, आप रोल नंबर लेके आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, वहां जाके आप एग्जाम देते हो, उसके बाद में आपका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आती है। उसी पैटर्न के ऊपर आपका जो डर है, एग्जाम का जो डर है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है परीक्षा एकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है हम ये एक कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है ये लेके आए हैं। तो इससे ज्यादा जो है वो आप जुड़े, और इसी के साथ में आपको ओएमआर शीट मिलती है ताकि आप उसको पेपर को प्रैक्टिस कर सके। उसी के साथ साथ में पैटर्न वही होता है जो आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आरएस, रीट, सीईटी, पटवार और दूसरे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। तो आप जो है 9509668595 इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप जो है ये एमएम सारंग पब्लिक स्कूल जो है वहां पे विजिट करके वहां से भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज विजिट कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लाभ उठाएं, इससे ज्यादा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, यहाँ पे कौन सा राजकोषीय नीति साधन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। सब्सिडी होता है, वो भी होती है। इसी के साथ साथ में एफआरबीएम जो है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, ये भी होता है। उसी के साथ साथ में जीएसटी जो है ये भी होता है। इन तीनों को अपन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ही आंसर जो है वो सही है। यहाँ पे रेपो और रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे नहीं होता है, इसी वजह से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई होता है, सीपीआई के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अभी और देखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो सीपीआई है उनमें से कौन सा जारी करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कौन इसमें जारी करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीधा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये यहाँ पे इसको जारी करता है, ये चीज है। तो यहाँ पे इसके बारे में और जानते हैं, अगले पे देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, तो आंसर हो जाता है बी। यहाँ पे देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम सीपीआई भी बोलते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं की, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है ना, कुछ चीजें हम ले लेते हैं, कुछ चीजों में यहाँ पे देखा जाता है कि जो कीमतें हैं वो किस दर से बढ़ती हैं, तो वो चीज यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे उन चीजों को लिया जाता है जो कंज्यूमर, हमारे जैसे जो उपभोक्ता हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा जो भी हमारे जो कीमतें हैं वो उनमें बढ़त आ रही है, घटत आ रही है, उस चीज को यहाँ पे देखा जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बदलाव को नापा जाता है, और परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपने आय खर्च करते हैं, किस तरह से हम जो है अपनी आय को खर्च करते हैं, ये चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे सीपीआई जो है वो चार प्रकार, सीपीआई के जो चार प्रकार है वो निम्नलिखित है। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी होता है सीपीआई जो है, उसको बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू बोलेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, तो ये एक आईडब्ल्यू हो जाता है। एक है कृषि मजदूरों के लिए होता है, मतलब एग्रीकल्चर लेबर के लिए, तो एएल हो जाता है, मतलब सीपीआई। इसके आगे आप आईडब्ल्यू लगा सकते हो, एएल लगा सकते हो, आरएल लगा सकते हो, या फिर ये शहरी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास में सेम जो शहरी या फिर ग्रामीण वगैरह हो जाता है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण मजदूरों के लिए होता है, वो होता है रूरल लेबरर होता है, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, आरएल से डिनोट करते हैं। यहीं पे जो सीपीआई है वो ग्रामीण के लिए हो सकता है, शहरी के लिए हो सकता है, या फिर संयुक्त हो सकता है, कि दोनों के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज हमने देखी कि सीपीआई जो है हमारे पास में चार तरह का होता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो प्रथम तीनों को जो है वो यहाँ पे हमारे
पास में जो लेबर ब्यूरो है वो मैनेज करता है, या फिर अपन बोल सकते हैं ये संकलित करता है, उसका जितना भी जानकारी वगैरह आती है उसको संगठित करता है, ठीक है। जबकि जो चौथा वाला जो है हमारे पास में जो मिश्रित या फिर शहरी या फिर ग्रामीण वाला जो था, उसको यहाँ पे सांख्यिकी और यहाँ पे कार्यालय कार्यान्वित मंत्रालय, इसके अंदर जो हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ये यहाँ पे करता है। इसके अंदर भी कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है CSO, तो वो यहाँ पे करता है। तो इसी वजह से अपन को याद रखना है कि पहले की जो 3 थी वो तो लेबर ब्यूरो करता है, और जो हमारे चौथी है वो CSO करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधार वर्ष क्या है, तो 2012 जो है वो इसका आधार वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था वैसे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है, यहाँ पे सही जानकारी देने वाले विकल्प का चुनाव करना था। कुछ विकल्प दिए हुए, यहाँ पे हमको बताना था कि भाई सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे सीधा हम आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका C, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति क्या है, MPC, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, यहाँ पे इसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखो RBI अधिनियम 1934 के 34 की धारा 45ZB, इसके तहत यहाँ पे केंद्र सरकार को 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन करने की अधिकार है। मतलब यहाँ पे पावर कहां से आती है, RBI एक्ट जो है, RBI एक्ट जो है कब का, 1934 का, उसकी धारा कौन सी, 45ZB, ये वाली जो धारा है उसके तहत वो MPC जो है उसको गठन कर सकता है। या फिर हमारे पास में ये जो गठन है ये यहाँ पे इससे पावर लेती है, जो सरकार है वो इससे पावर लेती है, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे धारा 45ZB जो है ये क्या बताती है, मौद्रिक नीति समिति जो है ये मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो होगा उसको यहाँ पे ध्यान रखती है, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति वगैरह बनाती है, जिसकी वजह से क्या है, हम यहाँ पे जो हमारे पास में मुद्रास्फीति जो हो रही, मुद्रास्फीति जो है उसके जो भी हमारे टारगेट है कि हमको कितना यहाँ पे बढ़ाना है घटाना है, वो सारी जो चीजें हैं उनके हिसाब से यहाँ पे जो भी हमारा बनता है पॉलिसीज वगैरह जो बनती है उन सभी को यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इनके द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखें। तो मौद्रिक नीति जो समिति है इसका निर्णय बैंकों के ऊपर क्या है, तो ये बाध्यकारी रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे MPC जो है उसने कोई पॉलिसी बना दी और उसके बाद में उसको जारी कर दिया, तो उसके बाद में हर बैंक को ये मानना जो है वो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये बाध्यकारी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा सदस्य तो कितने हैं, 6 सदस्य हैं। अब सदस्य कौन कौन बनेगा, ये चीज भी यहाँ पे हमारी जो संविधान है इसके अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो RBI के जो गवर्नर होंगे वो क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे इसके, ठीक है। पदेन अध्यक्ष, जो RBI के जो गवर्नर है वो पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा देखते हैं, मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रभारी है वो क्या होता है, डिप्टी गवर्नर होते हैं। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय बोर्ड द्वारा निमित बैंकों का एक अधिकारी होता है। तो बैंकों से भी कुछ ना कोई अधिकार लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास में 3 व्यक्ति तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाए, वो हो गए। यहाँ पे बैंकों का एक अधिकारी जो होता है वो भी होता है, तो 4 ये हो गया। डिप्टी गवर्नर हमारे पास में 5 हो गए, और RBI के जो गवर्नर है ये हमारे पास में 6 हो गए। तो ये टोटल हमारे पास में ये जो 6 पर्सन है इनके बारे में कुछ सारी जानकारी दे चुकी है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें देखेंगे राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये चीज यहाँ पे बताई पूछी गई है। आंसर हो जाएगा इसका A, वित्तीय विभाग। जो वित्तीय विभाग है वही क्या करता है, इसको जारी करता है। तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। इसकी और व्याख्या देखें तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर जो है वो 30 का हो जाएगा A। यहाँ पे वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा ये तैयार की जाती है। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके बारे में कुछ बता रखा है। तो राजकोषीय नीति जो है ये सरकार की राजस्व और व्यय नीति होती है। मतलब किस तरह से पैसा आएगा, किस तरह से उसको खर्च किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे देखो राजकोषीय नीति के कई घटक नीतियों का या नीतिगत साधनों के क्षण का परिणाम है। मतलब बहुत सारी जो पहले लॉज आ चुके हैं, बहुत सारे पहले जो नीतियां आ चुकी हैं, उन्हीं से हम सीख के आगे आगे कुछ ना कुछ ये चीज यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे की जाती है। चलिए इसमें देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे इनमें क्या क्या आ रहा है। तो कराधान हो गया, सब्सिडी हो गया,
कल्याण व्यय हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी की जो नीति हैं वो सारी शामिल होती हैं। निवेश और विनिवेश रणनीतियां होती है, मतलब किस तरह से सरकार जो है वो पैसा डालेगी या फिर किस तरह से सरकार जो है किसी चीज से पैसा निकालेगी। अगला क्या है, ऋण या अधिवेश प्रबंधन होता है, मतलब ऋण आप लोन दे रहे हो उसका प्रबंधन करना है, या फिर आपके पास में जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, जो हमारे पास में बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं उनके जो प्रॉफिट होता है उसमें कुछ पैसा बच जाता है, तो उसका क्या करना है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताया जाता है। अब उद्देश्य क्या है यहाँ पे, तो उद्देश्य जो है यहाँ पे तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना एवं वित्तीय स्थिरता लाना। वित्तीय स्थिरता मतलब ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, ऐसा ना हो कि बहुत बहुत कम यहाँ पे लोगों को लॉस हो जाए, तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो सरकार की जो भी यह चीजें हैं वो यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। यहाँ पे यूएनसीसीडी के बारे में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनके बारे में हमको बताना है कि कौन सी वाली जो है वो सही है। ये चीज हमको बतानी थी कि कौन सी जो है वो सही है। तो आंसर आ जाता है, आंसर जो है इसका है क्या, बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों ही जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो तीनों ही हमारे पास में स्टेटमेंट्स जो है वो सही थे। इनके बारे में अगर ज्यादा जानकारी ले तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम जो है अधिनियम है यूएनसीसीडी, इसको क्या बोला जाता है, यूएनसीसीडी ये बोला जाएगा। कब बनाया गया, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। किस वजह से की गई, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन ये चीज करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करना, ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं उनको प्रभावित करना, इसके लिए की गई है। ये क्या है, बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। बाध्यकारी मतलब इन्होंने अगर कोई गाइडलाइन दी है, यहाँ पे कोई नियम बनाया है, तो वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये चीज यहाँ पे बाध्यकारी है। जितने भी लोग जो हैं, जितने भी देश जो हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन कर रखा है, उनके लिए ये बाध्यकारी हो जाता है, उनको ये माननी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीज हो जाती है। कुल देश कितने हैं, तो 197 जो है यहाँ पे सदस्य देखे गए हैं। यहाँ पे जो मिट्टी है, भूमि है, उन सभी को क्या है कि मरुस्थलीकरण को रोकना है, उसके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट वो काम करते हैं, भू विज्ञान वगैरह है जो है उनके लिए बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं। वो बहुत सारी रणनीतियां बताते हैं, उसके बाद में यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, जिसको बाद में दूसरे देशों को माननी पड़ती है, ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर मरुस्थल बन जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी उपजेगा नहीं, कुछ यहाँ पे कीमत वगैरह नहीं होगी, या फिर कुछ यहाँ पे आप धान वगैरह कुछ भी उगा नहीं सकते। तो इन सभी चीजों को रोकथाम करने के लिए या फिर इन सभी चीजों को कम करने के लिए जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे देखें संधारानी भूमि प्रबंधन जो है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और ज्यादा यहाँ पे इसका सपोर्ट किया गया। यहाँ पे देखो, भारत भी इस यूएनसीसीडी का एक पक्षकार है। भारत भी क्या है, इसका एक पक्षकार है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे एक पक्षी के बारे में पूछा गया है जो शुतुरमुर्ग जैसा है वगैरह वगैरह, ये स्टेटमेंट्स दे रखी है। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाता है आंसर इसका। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। तो यहाँ पे 32 का हो गया सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम गोंडावन भी बोलते हैं, काफी बार राजस्थान में गोंडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलिए, राजकीय जो पक्षी है राजस्थान का वो कौन सा है, गोंडावन है या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यहाँ पे गंभीर रूप से संकटापन्न है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका क्या बोल सकते हैं कि एक आबादी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, कि यहाँ पे ये अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे ये सारी जो है वो विलुप्त भी हो सकती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। यह घास के मैदानों में प्रमुख मिलता है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। पारिस्थितिकी जो है वो इसी तरह की होती है। यहाँ पे कौन कौन सी जगह मिलता है, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वहीं पे महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के अंदर भी इसके थोड़ी थोड़ी जहां पे प्रजाति जो है वो मिलती है। हमने काफी बार देखा है कि जो विंड मिल बनाई जा रही है, जो हमारे पवन चक्कियां लगाई जाती है, उनके अंदर भी आके काफी बार ये मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी आबादी जो है वो कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। तो इसी वजह से ये न्यूज में आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है, आप सभी को पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 पे आते हैं। 33 फिर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे जो है
खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन है, रोहिड़ा जो है इनके बारे में है। तो यहाँ पे जो है हमने इस क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ये क्षेत्र कौन सा है, ये चीज हमको यहाँ पे बतानी है। तो ये बहुत ज्यादा इजी रहा होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। यहाँ पे देखेंगे जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, इसके अंदर आपको डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देखने को मिलेगा, चिंकारा भी देखने को मिलेगा, दूसरा है खेड़जड़ी भी यहाँ पे, तीसरा जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, रोहिड़ा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे जो है सम्मानित किया गया था या फिर इसे घोषित किया गया था। कब हुआ था? तो 1992 में, 1992 के अंदर ये हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे घोषित कर दिया गया था, 1992 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। बाकी 1980 के अंदर जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल जो है इसे यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें 5G के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा व्याख्या पे ही आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक आ जाता है। 34 का हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में क्या बताते हैं कि 5G जो है वो क्या है, एक सेल्यूलर नेटवर्क, मतलब आपके फोन के लिए है वो। ठीक है, फोन के लिए इस्तेमाल होता है, फोन के अंदर जो सिम लगती है उसके अंदर ये नेटवर्क दिया जाता है। तो ये 5वीं पीढ़ी है, आपको पता ही होगा 5G, जी मतलब जनरेशन, मतलब यहाँ पे पीढ़ी की बात कर रही है। ये 5वीं पीढ़ी, 5 तो नंबर हो गया उसका कि कौन सी पीढ़ी है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले जो है 2G आ चुका है, 3G आ चुका है, 4G आ चुका है, इसके बारे में आप काफी बार जानते ही होंगे। तो ये नेटवर्क है, इसके अंदर क्या है, नेटवर्क की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 5G जैसे ही आया है तो 4G से वो बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पे हम देखते हैं औसत गति कितनी आती है, 200 से लेकर 400 MBPS की जो है स्पीड यहाँ पे आती है, किसके अंदर, 5G के अंदर। वहीं पे 4G के अंदर कितनी थी, सिर्फ 25 MBPS, मतलब कम से कम 10 गुना से भी ज्यादा तेज में 5G आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई तकनीकों को समुच्चय है, ये बहुत सारी जो अलग अलग तकनीकें हैं उन सभी को जोड़ के बनाया गया है, या फिर इसकी वजह से बहुत सारे आप ऐसा काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप कुछ पूछते हो इंटरनेट से, और इंटरनेट से जो जवाब आता है, इस जवाब आने की जो देरी है ये बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे कौन कौन सी तकनीकें हैं वो शामिल की गई हैं, इसमें देखें तो विशाल बहुउपयोगी मीमो सक्षम नेटवर्क है। मीमो यहाँ पे एक तकनीक आती है, उसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया गया है। स्मॉल सेल स्टेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल सेल स्टेशन है, ये चीज है। मोबाइल एवं कंप्यूटिंग है, उसके लिए यूज आता है। बीम फॉरेंसिक जो आती है इसके लिए भी ये यूज आता है। तो ये सारी चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन है। इसके अंदर वीपीएन के ऊपर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके ऊपर पूछा हुआ है कि भाई कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा आंसर पे आए तो 35 का हो जाएगा सी, 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वीपीएन बेसिकली क्या होता है ना, वीपीएन अगर आपको कोई इंटरनेट के ऊपर जाना है, और वीपीएन जो है वो क्या करता है, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे छुपा के आपको एक कनेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे काफी जने जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग जो है उसको गलत प्रयोग में भी करते हैं। तो वीपीएन जो है वो क्या करता है, आपको छुपाता है, इंटरनेट के ऊपर आपको छुपाने का काम या फिर आपका बचाव करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता के डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित और निजी कनेक्शन बना देती है। ठीक है, डिवाइस मतलब मेरा फोन है, फोन से मेरा जो इंटरनेट है उससे बीच में जो भी कनेक्शन है उसको सिक्योर कर देने का काम जो है वो वीपीएन के द्वारा किया जाता है। इनके अंदर क्या होता है, एक इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट मतलब जिस तरह से ये शब्द लिखे हुए हैं वह जो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इसको इस तरह से बहुत ज्यादा मोल्ड कर दिया जाएगा, इस तरह से उसको कोड कर देते हैं जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट करना। ठीक है, तो इनक्रिप्ट करना क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सरल भाषा में कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक कोड के रूप में बदल देना, यही हमारे पास में इनक्रिप्ट करना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन पहचान को छिपाने का काम करता है वीपीएन। ठीक है, तो यहाँ पे
काफी इसको अच्छे की चीजों के लिए भी लिया जा सकता है या फिर काफी सारी बुरी चीजों के लिए भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी शब्द होते हैं उनको कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको क्या है सिर्फ डिक्रिप्शन की जो कुंजी होती है, एक चाबी आती है जिसके थ्रू ही क्या होगा वो कोड वापस से पढ़ने योग्य होगा, तो उसी से खोला जाता है। अब यहाँ पे जो इंटरनेट है ये आईएसपी जो है, एक हैकर्स हो गए या फिर सरकारी जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए भी काफी बार वीपीएन को इस्तेमाल किया जाता है। गतिविधियों में बाधा डालने या निगरानी करने के लिए से रोकता है, मतलब आपकी कोई निगरानी नहीं कर पाएगा, आपकी जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पाएगा, ये सारी चीजों के बचा लेता है। तो आईपी जो एड्रेस है वो मास्किंग होता है, एक होता है आईपी एड्रेस मास्किंग। इसमें क्या है, आपका जो फोन है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें जब आप इंटरनेट चलाते हो तो वहां पे आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। आपने काफी बार देखा होगा नंबर्स के प्रयोग किया जाता है, तो वो जो होता है उसको आपका जो असली है उसको तो छुपा देना और उसकी जगह कोई दूसरा दिखाना, ये चीज होती है यहाँ पे आईपी मास्किंग करना। तो यहाँ पे आईपी जो है उसको छुपा लेना और किसी दूसरे आईपी को यहाँ पे दिखाना, यही आईपी मास्किंग होती है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें यह है कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जब लगातार वर्षा होती है तो मिट्टी से बने घरों में दीवारों के ऊपर तक सीलन के पानी का मात्रा पहुंच जाती है, जब इन दीवारों को सीधा वर्षा का पानी नहीं पहुंच रहा होता, ऐसा किस क्रिया की वजह से होता है। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये कौन सी है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, केशिकत्व। आंसर हो जाएगा केशिकत्व। यहाँ पे क्या है, केशिकत्व क्रिया जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चलती है, मतलब जाओ पानी है, अगर मैं यहाँ पे ये जमीन है इसके ऊपर पानी गिरा दूं, पानी तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन क्या होती है, पानी जो है वो जमीन के यहाँ से ऊपर जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध चलता है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। तरल को एक ट्यूब या एक संकीर्ण पाइप में ऊपर धकेला है, ये चीज क्या होता है, ऊपर एक पाइप के अंदर जैसे आप मोटर लगाते हो, मोटर से पानी को ऊपर धकेलते हो, तो वो चीज भी क्या है, केशिकत्व है। या फिर ऊपर उठाना, किसी चीज को भी ऊपर उठाना, यही क्या है, केशिकत्व क्रिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृष्ठीय तनाव जो होता है एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब यहाँ पे क्या है, पानी के ऊपर इतना तनाव दिया जाए कि वो गुरुत्वाकर्षण से भी उल्टा जाए, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी ज्यादा एक काम करती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अन्य उदाहरण कौन से हो गए, लालटेन में मिट्टी का तेल आना, लालटेन में मिट्टी का तेल तो नीचे होता है लेकिन बाट कहाँ जल रही होती है, ऊपर की तरफ, तो ये चीज भी यहाँ पे है। कॉफी पाउडर जो है जब आप यहाँ पे पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, तो ये भी क्या है, केशिकत्व एक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखोगे घास के मैदान में डाला गया पानी, ये भी क्या है, केशिकत्व का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या होगा, पेड़ों के तनों में चढ़ने लगेगा। यहाँ पे एक पेड़ है तो पेड़ का ये जो जमीन में आपने पानी डाला ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये इसी तरह से तो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी एक एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पे देखो कलम की नोक या निब के ऊपर आप, ये पेन है, पेन के अंदर आपने रिफिल डाल दी तो वो इंक को ऊपर भेजता है, तो वो चीज भी होती है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तौलिए का इस्तेमाल करना, ये चीज भी होती है, शरीर की नमी को सोखने के लिए हम तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी होता है केशिकत्व। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परीक्षा एकेडमी जो है वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लेके आया है, जिसके अंदर वीकली टेस्ट देखने को मिलते हैं, मंथली टेस्ट मिलते हैं और एग्जाम पैटर्न टेस्ट मिलते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको एग्जाम देने का डर है कि आप वहां पे जाएंगे और किस तरह से हर चीज होगी, तो वो चीज हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, उसी के अंदर जो है आपको बहुत ही कम फीस के अंदर आपका रोल नंबर आएगा, आपको अपनी सीट पे जाके बैठना है, वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, आप पूरा वही माहौल फील करेंगे जो एक एग्जाम के अंदर होता है। तो आपको ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है एग्जाम्स हैं, उन सभी के यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे पेपर के सॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं ये पेपर के सॉल्यूशंस चल रहे हैं, एडमिट कार्ड से रिजल्ट तक सेम पैटर्न रहता है आपका, जो यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर रहता है। तो यहाँ पे आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम फियर है वो भी यहाँ पे खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आए तो यहाँ पे जो है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, ORS जो है, ORS आपने देखा होगा काफी बार जो उल्टी दस्त आती है उसके अंदर ORS दिया जाता है। यहाँ पे जो है ये चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ना तो एक सही है या फिर ना ही दो सही है, तो दोनों ही जो है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है ये यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले, क्वेश्चन नंबर 38,
नेत्र दोषों के अंतर्गत निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि जो दोष होता है, इसके निवारण हेतु तो क्रमश कौन से प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है क्वेश्चन नंबर अवतल और उत्तल जो लेंस होता है, ए ऑप्शन जो है वो चीज यूज की जाती है। यहाँ पे देखेंगे 3 सामान्य दोष जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर उत्तल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होगा, एक तो होता है ये उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। इस तरह से अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे जब हाइपरमेट्रोपिया है या फिर दूर दृष्टि दोष है तब तो आपका उत्तल लेंस यूज किया जाता है, या फिर आपका निकट दृष्टि दोष है या फिर मायोपिया है तब यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला जो लेंस है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन जो दोनों ही जो रोग है इनका निवारण किया जाता है। तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है, प्रेस बायोपिया, या फिर आपको दोनों ही नहीं दिखते, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, तो यहाँ पे जरा दूरदृष्टि दोष जो है इसको बोला जाता है। यहाँ पे ये ज्यादातर उम्र के साथ होता है, 40 से ऊपर जब निकल जाते हैं तो उसके बाद में काफी बार आपका जो लेंस है वो पूरा सेट नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे ये काफी बार देखने को मिला है। तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो द्विफोकल लेंस जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। इसके अंदर कुछ चीजें देख रखी है, यौगिक दे रखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन, ये सारे देख रखे हैं। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, तो बहुत ही ज्यादा इजी था। आंसर जो है वो जाएगा वो डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, गंदे कपड़े जो होते हैं उनका जो मैल होता है उसको निकालने में, या फिर जो कागज है उसका विरंजन करने में ये चीज को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मजबूत ऑक्सीडाइजर एजेंट है, ये क्या है, मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे वो ऑक्सीकरण करता है, मतलब किसी भी चीज के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ता है जिसकी वजह से वहां से जो मैल है वो यहाँ से हट जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इस तरह से कुछ काम आता है। अगला हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सभी को पता ही है कि आग बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनके अंदर, जीवन रक्षण के जो बेड़े होते हैं उनके अंदर जो होता है, क्योंकि उनको फुलाने के लिए काम आता है, जो बेड़े होते हैं उनको जो है एकदम से हवा उसके अंदर भेजी जाती है तो उसके अंदर काम आता है। अगला जीवन रक्षक जैकेट जो होते हैं, आपने देखा होगा पानी में जब उतरते हैं उस टाइम पे हम जीवन रक्षक जो लाइफ सेवर जैकेट जो होते हैं उनको पहन के फिर कूदते हैं, तो यहाँ पे उनके अंदर भी हवा भरने के अंदर काम आता है। कोयले को जलाने के लिए यहाँ पे ये काम आता है। रबर और प्लास्टिक को झागदार बनाने में, ग्रीन हाउस के पौधों की वृद्धि बढ़ाने में, या फिर वध के पहले पशुओं को स्थिर करने में, इन सारी चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काम करता है। और दूसरा क्या है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। आप काफी बार जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उनके अंदर भी वो जो है ना फिज आता है या फिर जो बबल आते हैं वो किस चीज के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। फिर लास्ट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन जो है पानी को कीटाणु रहित करने में काम आता है। सबसे फर्स्ट चीज क्या है, पानी को जो है वो साफ करता है, ठीक है, कीटाणुओं से बचाता है। सीवेज और औद्योगिक कचरे की सफाई करता है, सीवेज हो गया या फिर औद्योगिक जो कचरा हो गया उसके बचाव करता है। और कागज और कपड़े के उत्पादन के दौरान भी इसको यूज किया जाता है ताकि उसको साफ किया जा सके, ठीक है। तो ये चीजों का क्लोरीन का काम आता है। क्लोरीन आपने काफी बार देखा होगा, स्विमिंग पूल होते हैं उनके अंदर भी रखा जाता है ताकि कीटाणु जो है वो ज्यादा पनप ना पाए। तो ब्लीचिंग एजेंट जो है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें सफाई उत्पादों में इसका काफी ज्यादा यूज है। और घरेलू ब्लीच जो होती है उसके अंदर इसका शामिल किया गया है। पानी में घुला हुआ क्लोरीन जो है वो यही काम करता है, इसको साफ करने का काम करता है। साथ ही यह मास्टर गैस के रूप में, मस्टर्ड गैस जो है उसको बनाने में भी काफी बार काम आता है। मस्टर्ड गैस जो है वो काफी ज्यादा एक बदनाम गैस भी है, क्योंकि विश्व युद्ध के समय में भी उसको काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, तो उस टाइम पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था। क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके शरीर में रक्त की काफी कमी हो गई है। रक्त जांच से पता चला कि उसका ए बी रुधिर वर्ग है, जो उसे किस रुधिर वर्ग वाला रक्त चढ़ाया जाए। उसको कौन सा रक्त चढ़ाना है, जिसका ए बी रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है उसको कौन सा रक्त चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा सभी रुधिर वर्ग। कौन कौन से, आप ओ वाला जो है, केवल ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो भी उसको चढ़ा सकते हो, ओ वाला तो वैसे भी चढ़ सकता है।
बी वाला भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बी भी तो प्रेजेंट है, ए बी जो है वो तो चलेगा ही है, ए भी तो सीधा सीधा इसके अंदर प्रयोग किया ही जा सकता है। तो ये सारे जो है इन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए ये वीडियो जो है उसको अभी यहीं एंड करते हैं। तो परीक्षा एकेडमी जो है वो आपके लिए बहुत सारी प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे लेके आया है। तो आई होप आप सभी जो है वो जल्दी आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।